तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अशोक। पिछला याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में हमने राजस्थान के जनपद डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा मौर्यन डायनेस्टी में हमने स्टार्ट कर दिया था और किस किस को पढ़ लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को और अशोक की बात कर ली थी। ठीक है, अशोक में भी अशोक का उसके युद्ध और उसके बाद धम्म की बात हो गई थी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे धम्म यात्रा की। ठीक है, रिलीजियस ट्रेवल। तो धम्म यात्रा की जब आप बात करेंगे तो देखिए, बिफोर अशोका रेन किंग यूज्ड टू परफॉर्म विहार यात्रा। तो अशोक से पहले जो थे राजा क्या करते थे, विहार यात्रा करते थे। और विहार शब्द आपको याद होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, या हम इसी को कहते थे विहार यात्रा को फॉरेस्ट यात्रा भी कहते थे। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेवल ड्यूरिंग विच दे यूज्ड टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो विहार यात्रा करते थे। विहार यात्रा क्यों करते थे? जंगल की यात्रा, वो अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को मारते थे। मीन्स मनोरंजन का साधन था जानवरों को मारना। इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स अशोका अरेंज फॉर धम्म यात्रा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अशोक था उसने विहार यात्रा की जगह या फॉरेस्ट यात्रा की जगह, जंगल की यात्रा की जगह उसने धम्म यात्रा प्रारंभ की। मतलब जो लोग पहले जानवरों को मारने के लिए जाते थे, अब वो किसके लिए जा रहे थे? धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो धम्म यात्रा शुरू की। धम्म यात्रा में क्या था? ट्रैवल वर इनिशिएटेड टू बुद्धिस्ट प्लेस एंड गोल्ड डोनेशन वर गिवन टू ब्राह्मण, श्रमण्स एंड एज्ड पीपल। ठीक है, तो इसमें लोग क्या करते थे? ये यात्रा करते थे। इसके अलावा ये दान में सोना इत्यादि देते थे। ठीक है, और बुद्ध स्थानों की यात्रा करते थे। नेक्स्ट आता है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग अशोक द स्टेट एम्प्लॉयड प्रादेशिक राजकास एंड इक्तास। अशोक के समय में क्या हुआ? इन्होंने कुछ पद बनाए जिनमें थे जैसे प्रादेशिक, राजुक एंड इक्त वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर विच वाज कॉल्ड अनुसंधान। ठीक है, तो इन सबको जो आपके राजुक थे या प्रादेशिक थे या इक्तास थे, इन सबको हर 5वें वर्ष में धार्मिक यात्राएं करने के लिए कहा गया कि आप जाएं और जिस क्षेत्र पे आपका शासन है वहां जाकर के अपने विचारों को दें, धर्म का प्रचार करें। कुल मिलाकर जो बात होती है, धर्म का प्रचार करें। और इसी यात्रा को इन्होंने अनुसंधान किया। ठीक है, उसके बाद आता है धम्म महामात्र। इन्होंने एक पोस्ट बनाई, इसका नाम था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है, तो इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, मतलब राज्यारोहण के 14वें वर्ष में इसने एक पोस्ट अपॉइंट की, धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और इसका जो काम था वो मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू प्रोपोगेट रिलीजन among the masses to inspire them for deeds of public welfare and charity, relieving persons from imprisonment or reducing their tenure of punishment, providing financial assistance to their development etc. तो जो महामात्र था, जो महामात्र की नियुक्ति की गई, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था कि ये धर्म का प्रचार करे। तो मुख्य कार्य था धर्म महामात्र का, वो क्या था? तो धर्म का प्रचार करे लोगों के बीच। इसके अलावा लोगों को जागरूक बनाए वेलफेयर को। ठीक है, मीन्स लोगों को जागरूक बनाए कि उनके जो सामाजिक कार्य हैं, उनकी या सामाजिक जिम्मेदारी क्या है। इसके अलावा लोगों को
चैरिटी मीन्स दान इत्यादि इन सबके प्रति रेस्पॉन्सिबल बनाए, और जो लोग कैदी हैं उनके जो समय है उनकी सजा को उसको रिड्यूस कर सके, उनके पनिशमेंट को रिड्यूस करे, और इसके अलावा ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मीन्स उनको आर्थिक सहायता दें। ठीक है। उसके बाद आता है रॉक एडिक्ट। रॉक एडिक्ट की जब आप बात करते हैं तो अशोक ने जो है बहुत सारे पिलर्स या बहुत सारे ऐसे उन्होंने शिलालेख लिखवाए हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवाए हैं, जो आज भी उनके राज्य के बारे में बताते हैं। जैसे अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट। अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नियमों को या अपने आदेशों को शिलालेखों पर लिखवा करके अलग अलग जगह लगवाए थे। ठीक है। इससे पहले ये काम कौन करते थे? ईरानी करते थे। ठीक है। लेकिन ईरान के जो शिलालेख या जो स्तंभ है, पिलर्स हैं, उनमें और अशोक के जो पिलर्स हैं उनमें अंतर है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो नियम थे उनको शिलालेखों पर लिखवाया। ही गॉट इंस्पायरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा या दारियस द रूलर ऑफ ईरान। ठीक है, मैं भी बताया। तो इनको जो ये लिखवाने की जो इंस्पायरेशन थी वो किससे मिली? ईरान से मिली। ठीक है। ईरान का शासक था दारा, उससे। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट ऑफ अशोका आर इन ब्राह्मण स्क्रिप्ट। अशोक के लिखाए गए जो स्क्रिप्ट हैं, लिखाए हुए, वो ज्यादातर किस भाषा में लिखे गए? ब्राह्मी में लिखे गए, लेकिन इसके अलावा कुछ अरमाइकी नहीं है। ठीक है। While the edict found in Mansehra and Shahabadi in Northwest India are in खरोष्टी से। ठीक है। तो इसके अलावा खरोष्टी में भी है, मीन्स किस किस्मों में? अरमाइकी में, खरोष्टी में और ब्राह्मी लिपि में। लेकिन मोस्ट ऑफ द एडिक्ट आर रिटन इन ब्राह्मी। ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो हम इसमें लिखे गए ब्राह्मी में लिखे गए। ठीक है। ऑन वन पिलर ब्रॉट फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली 7 edict had been inscribed on a single pillar। ठीक है। तो जो टोपरा से जो पिलर मिला है, जिसको दिल्ली में लगाया गया है, ठीक है, इसमें 7 एडिक्ट हैं, 7 लेख हैं। ठीक है। जिसमें इसके बारे में कहा गया तो ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड इज फाउंड मेंशन्ड इन द सेकंड एंड थर्ड एडिक्ट। तो इसके सेकंड और थर्ड एडिक्ट में जो है वो ग्रीक शासक एंटियोकस के बारे में पता चलता है। एंड जेम्स प्रिंसिप वाज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट ऑफ अशोक। ठीक है। जेम्स प्रिंसिप जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। ठीक है। उनको इंटरप्रेटेड किया, में समझाया उनको। ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका किंग तिस और ताम्रपाणी श्रीलंका एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनामप्रिय। ठीक है। तो अशोक के प्रभाव से ही जो तिस था, जो श्रीलंका का जो शासक था, उसने भी देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। He also invited Emperor Ashoka on the occasion of his second coronation। ठीक है। और उसने अशोक को अपने यहाँ जो द्वितीय राज्यारोहण था उसमें इनवाइट किया, उसको बुलाया। अशोका सन महेंद्र कैरिड ए पार्ट ऑफ बोध वृक्ष एंड अटेंड हिज दिस सेरेमनी। तो जो अशोक का पुत्र महेंद्र था वो अपने साथ जो है बोध वृक्ष के एक पार्ट को लेकर के गया, एक हिस्से को लेकर के गया और इस समारोह में भाग लिया। ठीक है। बोध वृक्ष वही पेड़ था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। कहते ये हैं कि इसमें इस पेड़ में जो है उनकी जो रानी थी कारोबा की, उसने इस तरह के कांटे को चुबा दिया था कि वो पेड़ सूख। ठीक है। और उसके बाद एक शासक था बंगाल का, शशांक नाम था जिसका, उसने उस पेड़ को बोध वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है। तो आज बोध वृक्ष है नहीं, उस बोध वृक्ष को उसी समय में खत्म कर दिया गया। ठीक है। तो दिस इज रिगार्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। और इसी के साथ जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ। और श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार जो है किसने किया? अशोक के जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री
संघमित्रा। ठीक है। आफ्टर 40 years ऑफ रूल अशोका डाइड इन 232 BC। 232 BC में 40 साल के शासन के बाद अशोक की मृत्यु हो गई। तो अब हम बात करते हैं सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अशोक के बाद कौन शासक हुए और मौर्य वंश का पतन किस प्रकार हुआ। ठीक है। तो देखो अशोक ने भी लिखा है कि मौर्य वंश के पतन के लिए अशोक खुद को भी जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो अहिंसा की जो नीति अपनाई है उसकी वजह से हमारे साम्राज्य में क्या हुआ, हमने युद्ध छोड़ दिए, हमने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की बात की। ऐसा नहीं था कि उन्होंने युद्ध बिल्कुल छोड़ दिए। ठीक है। अशोक ने अहिंसा या बौद्ध धर्म अपनाने के बाद युद्ध छोड़े नहीं थे, लेकिन युद्ध के साथ समस्या के थी। अब जो युद्ध थे वो केवल अपनी रक्षा के लिए। ठीक है। वो दूसरों को लूटने या दूसरों पर अधिकार करने के लिए उन्होंने युद्धों को त्याग दिया। ठीक है। तो उस समय जो सोर्स ऑफ इनकम था, जो आय के जो स्रोत थे, वो एक तो एग्रीकल्चर था, दूसरा व्यापार था, तीसरा जो सोर्स था वो ये भी था कि आप दूसरे राज्यों को जो आक्रमण करते हैं तो वहां से आप बहुत सारा धन दौलत लूट करके लाते हैं। अब अशोक के साथ क्या हुआ, अशोक को अपने राज्य में रूल्स एंड रेगुलेट करने के लिए, मीन्स कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना की आवश्यकता होती थी। तो सेना को तो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन समस्या क्या आ रही थी, युद्ध न करने की वजह से लूट का जो धन आता था वो आना बंद हो गया। ठीक है। तो सेना के खर्चे बढ़ गए और उसके द्वारा लाई गई इनकम कम हो गई। तो पहला कारण तो यही था अशोक का। ठीक है। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल न समझना कि अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, क्योंकि एक जगह लिखा गया है कि अशोक ने कहा है कि जो आदिवासी लोग थे उनके लिए उन्होंने लिखा है कि आप लोग इस तरह की कोई हरकत न करें, इस तरह के आंदोलन न करें कि आपको अशोक की सेना का सामना करना पड़े। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये बताता है कि अशोक ने युद्ध नहीं छोड़े थे, लेकिन वो युद्ध किसके लिए थे, आत्मरक्षा के लिए थे या आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए थे। ठीक है। तो अब उनके बाद जो हुए वो शासक जो हुए वो और उनके कारण कैसे मौर्य वंश का पतन हुआ हम देखेंगे। तो फॉर 50 years आफ्टर अशोका हिज वीक सक्सेसर कंटिन्यूड टू रूल आफ्टर अशोका। ठीक है। अशोक के बाद 50 साल तक जो है जो शासक हुए वो बहुत ही कमजोर शासक हुए, जिनमें जैसे कुणाल बिकम द किंग हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज धर्मवर्धन एंड दिव्यदान। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी, जालोर वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम। ठीक है। तो अशोक के बाद जो है इनका यहाँ का जो शासक हुआ वो कुणाल हुआ। ठीक है। कुणाल को जो है धर्मवर्धन भी कहा गया किसमें, दिव्यदान में। और राजतरंगिनी के अनुसार उसी समय जो है कश्मीर में जो है जालोर हुआ करता था शासन। ठीक है। According to Taranath, Ashoka son Veersen and had become an independent ruler of Gandhar। ठीक है। तो तारानाथ के अनुसार जो है अशोक का जो पुत्र वीरसेन था वो एक स्वतंत्र शासक हुआ कहाँ का, गांधार का। ठीक है। एट कुणाल वाज ब्लाइंड, जब कुणाल अंधा हो गया, मगध एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ हिज सन संपाति। कुणाल सन Dasarath also ruled over Magad. He had given the Nagarjuna caves to his dependents in charity, dependent in charity। ठीक है। और उसके बाद जो है जो शासक हुआ वो आकर के दशरथ, और दशरथ ने जो है गुफाएं बनवाई, नागार्जुन की गुफाएं बनवाई। ठीक है। किसके लिए, बौद्धों के लिए। ठीक है। वृद्धरथ वाज द लास्ट मौर्य रूलर, और जो वृद्धरथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। ठीक है। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग असेंटेड हिम एंड फाउंडेड द शुंग डायनेस्टी इन मगध। ठीक है। तो जो अंतिम शासक जो वृद्धरथ था, इन्हीं का एक ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने वृद्धरथ को मार करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है। अब हम देखते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, तो ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है।
इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्य। मौर्यों के शासनकाल में सबसे पहली बार भारत में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, मीन्स मौर्य जो थे उन्होंने एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की स्टार्टिंग की भारत में। इसके अलावा इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द किंग ही वाज नॉट ऑटोक्रेटिक। तो अगर इस समय आप देखेंगे कि जो सारी शक्तियां जो थी वो राजाओं में समाहित थी, सारी शक्तियों का जो अल्टीमेट स्रोत था वो कौन था? राजा था। लेकिन उसके बाद भी ये ऑटोक्रेट नहीं थे, मीन्स निरंकुश शासक नहीं थे। मीन्स उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए निश्चित रूप से मंत्रिपरिषद रही होगी। ठीक है, कौटिल्य हैज डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट ऑफ द स्टेट, नेमली राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सैन एंड मित्र। ठीक है, तो जो कौटिल्य हैं उन्होंने राज्य के 7 अंगों की व्याख्या की है। 7 अंग बताए हैं। वो 7 अंग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है राजा, दूसरे हैं अमात्य, ठीक है, जिनको हम मंत्री भी कह सकते हैं। तो राजा, अमात्य, फिर जनपद, उसके बाद दुर्ग, उसके बाद कोष, उसके बाद सेना और ठीक है द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेस्ट आफ्टर डेली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो राजा जो था वो मंत्री या जो पुरोहित होते थे उनकी नियुक्ति बहुत जांच करके करता था। कहते ये हैं कि उस समय राजा जो था कई महीनों तक किसी व्यक्ति को जिसको उसे अपॉइंट करना था उसके क्रियाकलापों पर नजर रखता था, खुद नजर रखता था कि यह व्यक्ति कैसा है। कहने का मतलब जो व्यक्ति मंत्री या पुरोहित होता था उसका सामाजिक एक्टिविटी कैसी है, सोसाइटी के प्रति वो किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है, ये जांच अच्छे से कर ली जाती थी। ठीक है, इसके अलावा दिस प्रोसेस वाज नोन एज उपदा और परीक्षण। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। दीज पीपल यूज्ड टू द dignified members of the council of minister. Apart from the council of minister there was also pariksha mantrana which was also a form of council of minister. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसके अलावा एक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, जिसे हम परीक्षा मंत्रणा भी कहते थे और ये किसकी तरह होती थी? ये एक आज के आप ये कह सकते हैं जो मंत्री परिषद है उसी की तरह होती है। इसके बाद बात आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, केंद्रीय शासन कैसा था? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 विभागों की चर्चा की गई है और इनको हम कहते थे तीर्थ। ठीक है, जो याद रखने लायक बात होती है वो यही होती है कि जो जैसे डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को मौर्य काल में क्या कहा गया है? तो तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य ने कितने तीर्थों की बात की है? तो 18 की बात की है। राज्य के कितने अंग बताए हैं? तो 7 बताए हैं। ठीक है, वो 7 अंग कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, ठीक है, मित्र, सेना। तो ये 7 जो कौटिल्य ने बताए हैं वो 7 पार्ट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस तरह यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने कितने तीर्थ की बात की है या कितने डिपार्टमेंट की बात की है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में? तो 18 पार्ट या 18 डिपार्टमेंट या 18 तीर्थ की बात की है। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थ इज नोन एज महामात्य। ठीक है, और इनका जो प्रेसिडेंट होता था उसी को हम क्या कहते थे? महामात्य कहते थे या मिनिस्टर। ठीक है, मंत्री, प्रेस्ट या पुरोहित, कमांडर, सेनापति एंड प्रिंस वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ। ठीक है, तो मुख्य मुख्य तीर्थों में कौन कौन आते थे? मंत्री आते थे या महामात्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ठीक है, इसके बाद आते हैं समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता कौन थे? देखिए,
समाहर्ता का काम क्या था? देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं जो आयकर मंत्री रहे होंगे, जो टैक्स का कलेक्शन करते थे, उनको आप क्या कहेंगे? समाहर्ता कहेंगे। ठीक है, तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे मौर्यन काल में, उसको क्या कहा गया है? समाहर्ता कहा गया है। एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट। ठीक है, तो समाहर्ता का क्या क्या काम थे? एक तो टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने के अलावा आय और व्यय दोनों के रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, कितनी इनकम हुई, कितने खर्चे हुए। इसके अलावा जो एनुअल बजट होता था, ठीक है, उसको बनाते थे। नेक्स्ट जो है वो है सन्निधाता। ठीक है, या ट्रेजरर। ट्रेजरर क्या करेंगे? तो दीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द किंगडम। ठीक है, तो जो सन्निधाता थे, इनका काम ये था कि ये राज्य में अलग अलग जगह पे ट्रेजरी या ग्रेनरीज बनाते थे। ठीक है, अन्न गृह वगैरह अन्न के भंडार के लिए बनाते थे, भंडार गृह। 26 डिपार्टमेंट हेड हैव बीन मेंशन्ड इन इकोनॉमिक विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर। ठीक है, सिताध्यक्ष या एग्रीकल्चर। ठीक है, पानाध्यक्ष या ट्रेड। कहने का मतलब ये होगा कि इन इकोनॉमिक्स में, मतलब इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, जो वाणिज्यिक व्यवस्था थी, उसमें 26 डिपार्टमेंट के हेड बताए गए हैं। ठीक है, 26 मुख्य डिपार्टमेंट हेड थे, जिनमें कौन कौन आते हैं? तो एक तो आपका कोषाध्यक्ष ही आता था, जिसे ट्रेजरर कहा गया है, या सन्निधाता कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा सीताध्यक्ष या एग्रीकल्चर। ठीक है, सीता शब्द का मतलब तो जानते ही होंगे आप, सीता का नाम सीता क्यों पड़ा था? ठीक है, उसी के हिसाब से उसका नाम था सीता अध्यक्ष। ठीक है, पानी अध्यक्ष, सूत्र अध्यक्ष। ठीक है, सूत्र अध्यक्ष होता था टेलरिंग एंड वीविंग का काम करता था। ठीक है, सूत्र अध्यक्ष के बाद लूनाध्यक्ष, विवादाध्यक्ष। ठीक है, लक्षाध्यक्ष, इशुइंग करेंसी, मुद्रा अध्यक्ष। इस तरह 26 हो गए, बहुत सारे अध्यक्ष आप देख लेना। ठीक है, एंड अतिविका हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इक्तास एंड उपायुक्त वर लोअर लेवल एम्प्लॉयड अंडर द कंट्रोल ऑफ महामात्र एंड हेड। ठीक है, तो महामात्र या जो हेड थे, उनके नीचे उनकी सहायता के लिए जो होते थे वो होते थे इक्ताज और उपयुक्ताज। ठीक है, जो इनके नीचे जो पोस्ट होती थी, जो इनको मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कार्य करने में जो लोग हेल्प करते थे, वो थे युक्त या उपयुक्त। ठीक है, फिर आते प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स राज्यों में शासन कैसा था। प्रोविंसेज में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, प्रशासन कैसा था? तो इन अशोक रीजन 5 प्रोविंसेज ऑफ मगध किंगडम हैव बीन मेंशन्ड। ठीक है, अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5 प्रोविंसेज थी। दीज इंक्लूड उत्तरापथ या तक्षशिला। ठीक है, अवंतिरसा, अवंतिरस राष्ट्र या उज्जैनी, तो तक्षशिला या इसे हम उत्तरापथ बोलेंगे। अवंती राष्ट्र या उज्जैनी हो गया। कलिंग या इसी को हम तोसाली भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दक्षिणापथ, तो कौन कौन से हो गए? उत्तरापथ हो गए। ठीक है, उज्जैनी हो गया या अवंती राष्ट्र हो गया, कलिंग हो गया, दक्षिणापथ हो गया और मध्य देश हो गया। ठीक है, मध्य देश में जो है पाटलिपुत्र। तो 5 प्रोविंसेस थी एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर्स नेम्ड कुमार। ठीक है, तो इन जो प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इनका जो शासन था, वो किसके हाथ में था? रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में था, या हम ये भी कह सकते हैं राजकीय जो लोग होते थे, राजा के जो परिवार के लोग होते थे, उन्हीं के हाथ में रहता था, और इन्हें हम कहते थे कुमार। ठीक है, और आर्यपुत्र। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते थे? या तो कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे।
द प्रोविंसेज वर डिवाइडेड इनटू आहार और विषय, ठीक है। और इन प्रोविंसेज को किसमें डिवाइड किया गया था? आहार में, या इन्हीं को विषय कहते थे जो आज के जिले के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, जो आज के जनपद के इक्विवेलेंट थे, विच यूज्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ विषयपति या स्थानक, ठीक है। स्थानक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ही यूज्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समाहर्ता, ठीक है। तो जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस किसमें डिवाइड थी? आहार में डिवाइड थी या विषय में डिवाइड थी। और विषय का जो अधिकारी होता था या जो उस पर शासन करता था उसे हम कहते थे विषयपति, ठीक है। और विषयपति किसके नीचे काम करता था? तो समाहर्ता थी, ठीक है। वो यूज्ड टू बी हेड ऑफ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड ही यूज्ड टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 विलेजेस, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो थी राज्य की वो थी विलेज या ग्राम। और गांव का जो अधिपति होता था उसे बोलते थे गोप। एक गोप जो है वो 10 गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले सेंटर था। सेंटर को डिवाइड किया गया, राज्य को डिवाइड किया गया किसमें? प्रोविंसेज में। मगध साम्राज्य में कितनी प्रोविंसेज थी? 5 थी। कौन कौन सी थी? तो उत्तरापद थी, दक्षिणापद थी, मध्य थी, कलिंग थी और आपकी अवंती राष्ट्र या उज्जैन, 5 थी। और प्रोविंसेज को फिर डिवाइड किया गया था किसमें? आहार में या विषय में। विषय का या आहार का जो अधिपति होता था उसे कहते थे विषयपति। विषयपति किसके कंट्रोल में काम करता है? नियंत्रण में, तो समाहर्ता के। और विषय के बाद जिसको आहार को डिवाइड किया गया था किसमें? ग्राम में। और ग्राम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसे बोलते थे गोप, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो क्या थी? ग्राम थी। और ग्राम का जो अधिकारी होता था उसे वो कौन था? गोप था। फिर हम बात करते हैं सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, शहरी व्यवस्था का। जब आप सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक एमिस्टर मेगास्थनीज, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय ए काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है, जो ग्रीक दार्शनिक था, तो मेगास्थनीज के अनुसार जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, शहर का जो प्रशासन था, उसे एक काउंसिल चलाती थी, एक सभा चलाती थी जिसमें 30 सदस्य होते थे, विच वाज डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी, ठीक है। तो जो काउंसिल थी उसमें 6 कमिटी होती थी। मीन्स हर एक कमिटी में कितने लोग होंगे? 5 कैंडिडेट होंगे। तो 5 कैंडिडेट की 6 कमिटी मिला करके एक काउंसिल बनती थी। और यही 30 लोगों की जो काउंसिल थी वो एक सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती थी, ठीक है। देयर वर 5 मेंबर्स इन ईच कमिटी। द फर्स्ट कमिटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। तो जो फर्स्ट जो कमेटी होती थी उसका काम क्या था? वो इंडस्ट्री को देखती थी। सेकंड कमेटी जो है वो फॉरेनर्स, जो विदेशी जो ट्रेड आ रहे थे, लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। द थर्ड कमेटी यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। और जो थर्ड कमेटी थी वो बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखती थी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जनगणना का भी ध्यान रखते थे, ठीक है, कि कितने लोग पैदा हो गए, कितने लोग मर गए, इस बात का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसका रिकॉर्ड कौन रखती थी? थर्ड कमेटी। जो फोर्थ कमेटी थी, द फोर्थ कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। जो चौथी जो समिति थी, कमेटी थी, वो किसको देखती थी? व्यापार को, ठीक है, आयात और निर्यात को कंट्रोल करती थी, ठीक है। द फिफ्थ कमेटी यूज्ड टू मॉनिटर सेल्स और ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। और जो 5वीं कमेटी थी वो निर्मित वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करती थी। द सिक्स्थ कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, सेल टैक्स, ठीक है। और जो सिक्स्थ कमेटी थी वो सेल टैक्स लगाती थी। और सेल टैक्स कितना होता था? तो उनकी कुल बिक्री का 1/10 होता था, ठीक है।
थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे मिलिट्री सिस्टम की।